गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस साइड सी ए राहुल बजाज। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में रहेगा, जो कि काफ़ी हॉटेस्ट और हाईलाइटेड टॉपिक है। इस बार के बजट में 45th ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हेल्ड करी गई थी, उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेके जितने भी पुराने डिस्प्यूटेड थे उनको मोस्टली क्लैरिफाई करा गया। इसमें बताया गया जो हमारी फ़ाइट हो रही थी एक्चुअल में वो हो रही थी मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनस के ऊपर, जिसको यहाँ पे एक सर्कुलर के रूट से, सर्कुलर 161 के रूट से इसको पूरा क्लैरिफाई करा गया और समझाया गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। आज हम अपनी वीडियो में उस सर्कुलर के बारे में और इस पूरे प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या कहता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मैं तब मानूंगा उसकी 5 कंडीशंस जब पूरी होती हैं। वो 5 कंडीशन सर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ द कि आपका जो सप्लायर है वो इंडिया में होना चाहिए, आपका रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, और जो फोर्थ कंडीशन है वो है कि आपको कंसीडरेशन जो है वो फॉरेन करेंसी में रिसीव होना चाहिए, राइट। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंडीशन है इसके ऊपर हमेशा फाइट रहती है, वो ये है कि जब दो सप्लायर और जो रेसिपिएंट हैं वो उनकी जो आपस का रिलेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वो अगर वो उनका जो रिलेशन क्रिएट हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का, देन वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे और उस केस में उन्हें एक्सपोर्ट में मिलने वाले इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन उसको एज्यूम करा जाएगा। अब फाइट यहाँ पे थी किन ट्रांजैक्शंस को मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हम एज्यूम करें और किन को नहीं करें। सो इस चीज़ को इस बजट में पूरी तरीके से क्लैरिफाई करा गया है। अब जो हमारी इस डेफिनेशन में एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करा गया सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में, जो कि ऑफ आईजीएसटी एक्ट की एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉपर रूप से जो डिफाइन करा गया वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन 1 इज सेज दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ये कह रहे हैं किसी भी एक पर्सन की अगर इंडिया में भी एस्टेब्लिशमेंट है और आउटसाइड भी एस्टेब्लिशमेंट है तो वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। सो एस्टेब्लिशमेंट हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को हम यहाँ से समझ रहे हैं। और इसका सेकंड जो वो कह रहे हैं कि अगर सेम स्टेट, एक स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है और उसी सेम पर्सन की दूसरी किसी स्टेट या यूटी में एस्टेब्लिशमेंट है तो वो भी सेम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। और थर्ड वन कह रहे हैं अगर सेम स्टेट में ही किसी वर्टिकल के डिफरेंट के होने के कारण उसकी 2 एस्टेब्लिशमेंट है सेम पर्सन की तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसको एक्सप्लेनेशन 2 में ऑलरेडी डिफाइन करा गया था सेक्शन 8 में। वो कह रहे थे ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस थ्रू ए ब्रांच और एजेंसीज और ए रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस। अगर कोई भी पर्सन अपना काम कर रहा है किसी ब्रांच के रूट से, एजेंसीज के रूट से या फिर रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस के रूट से किसी भी टेरिटरी में, शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। हम ये मानेंगे कि उसकी उस टेरिटरी में एस्टेब्लिशमेंट है अगर वो एजेंसीज और ब्रांच और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस के तौर पे वहाँ पे काम करता है कोई भी पर्सन। अब क्वेश्चन इज डैट कि कंपनी क्या पर्सन्स में इंक्लूड होती है? सब हमने पर्सन्स की डेफिनेशंस को जब एक्सप्लेन करा तो सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में पर्सन्स को डिफाइन करा गया है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजिबल्स, HUF, ए कंपनी इज ऑल्सो इन पर्सन, ए फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉरपोरेशंस, बॉडी कॉरपोरेट एक्सेट्रा। इसमें डेफिनेशंस में लिखे गए हैं। डेट मीन्स अगर एक सेम कंपनी की एजेंसी किसी आउटसाइड इंडिया में भी है सो वो उसकी ही एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी एज पर एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग, और उसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी कहा जाएगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की डेफिनेशन में। वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा और उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम नहीं ट्रीट करेंगे।
अब इस पे फाइट चल रही थी। अब अभी तक हमने जो डिस्कस करा आपके साथ सेक्शंस और एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करा। अब एनालाइज क्या करा गया इश्यूज़ को? एनालाइज में यही देखा गया कि अगर वो फर्स्ट हमने जब डेफिनेशंस को क्लियर करा तो एनालाइज करा गया। एनालाइज में सेज दैट इट कैन बी स्टेटेड दैट अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड बाय ए ब्रांच एजेंसीज और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस ऑफ ए फॉरेन कंपनी इफ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है इन इंडिया में, टू एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेड फॉरेन कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो एक कंपनी है, इवन फॉर एग्जांपल एक कंपनी इंडिया में भी है, उसी सेम पर्सन की कंपनी अगर किसी फॉरेन कंट्री में भी है, अगर वो कंपनी सेम इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया में भी है एंड जो फॉरेन की आउटसाइड इंडिया की कंपनी है वो जिस कंट्री में है उसी के लॉज के अकॉर्डिंग अगर वहाँ भी कंपनीज एक्ट में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है देन वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे लिया जाता है, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया जाता है। वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर आपकी दोनों तरफ से एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेटेड हैं अपने अपने लॉज में तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा। अगर सेम पर्सन अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है बट वो फॉरेन में अपनी एजेंसीज ब्रांच और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस के तौर पे काम कर रहा है बट वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग, देन उसकी जो सर्विसेज वो यहाँ से इंडिया से फॉरेन में अपनी ब्रांच एजेंसीज में देगा, सो वो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही सेम एज इट इज़ अगर फॉरेन की कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है फॉरेन लॉज में और वो इंडिया में अगर ब्रांच एजेंसीज और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस के तौर पे काम करती है और वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है और वो अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाहर जाती हैं देन उसको भी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। अगेन इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी कंपनीज सेम पर्सन की दोनों कंट्रीज़ में इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में अपने अपने कंपनीज लॉज में इनकॉर्पोरेटेड हैं देन आपकी ये सेपरेट पर्सन होगा, सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होगी और आप जो क्लोज 5 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की जो कंडीशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की उसमें आप फुलफिल करोगे, आप नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगे और आपकी सर्विसेज जो होगी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी। सो इसको यहाँ पे इस तरह इस सर्कुलर से इस मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई करा गया, जिसकी वजह से ये सारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसको हमने लेना है और किसको नहीं लेना वो एज पर दिस डेफिनेशन हमें देखना होगा। ओके, थैंक यू।